बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक बहुत ही दिल हिला देने वाली रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट अमेरिका के एक अहम तरीन इदारे की तरफ से आई है और इसमें बताया गया है कि गज़ा से 4.25 लाख शहरी लापता है, गायब हैं। उन्हें ज़मीन खा गई, आसमान उठा कर ले गया, क्या हुआ उनका कुछ पता नहीं। और किस तरह इसराइल वहाँ गज़ा की नस्ल कुशी कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, एक किस्म का होलोकास्ट बरपा है। तो इस पर हम बात करेंगे और ज़ाहिर बहुत दुख के साथ बात करेंगे। इसके अलावा अमेरिकी सदर ट्रंप पर डेमोक्रेटिक लॉबी की तरफ से एक दबाव है और इस दबाव का मुकाबला ट्रंप क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे। और ये जो तज़ादात सामने आ रहे हैं कि अमेरिकी हमलों में ईरान की एटमी सलाहियत तबाह नहीं हुई, मुकम्मल तबाह नहीं हुई। कुछ कह रहे हैं कि सिर्फ इतना नुकसान पहुंचा है कि ईरान 2 महीने पीछे चला गया है और कुछ रिपोर्टें हैं कि ईरान कई महीने, चंद महीने पीछे चला गया है। जबकि ईरान का अपना जो एतराफ़ है वो ये है कि बहुत ही शदीद नुकसान पहुंचा है। ये क्या इशू है। और गंडापुर को इस्तीफ़ा देने के लिए कहा गया है पीटीआई की क़यादत की तरफ से, और क़यादत से मुराद है अलीमा ख़ान और उनका वो जो ग्रुप है पख्तूनख्वा में और मरकज़ में भी। लेकिन गंडापुर ने कहा है कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, जो करना है कर लो और तहरीके अदम एतमाद लानी है तो ले आओ। और ये तहरीके अदम एतमाद का मसला जो है ये बड़ा दिलचस्प है और पीटीआई के लिए एक इबरत का सामान भी है। और बहुत सारे लोग यकीन नहीं करेंगे कि किसी सियासी जमात के साथ ऐसा मसला भी हो सकता है जो पख्तूनख्वा असम्बली में पीटीआई के साथ हुआ है। तो नाज़रीन, पहले हम शुरू कर लेते हैं अमेरिकी सदर ट्रंप के हवाले से। ट्रंप ने कल भी एक बयान दिया जिसमें इन रिपोर्टों की मुकम्मल तरदीद की गई जो CNN ने और न्यूयॉर्क टाइम्स ने, दोनों बुनियादी तौर पर एक ही इदारा है, वो टीवी है और ये अखबार है। तो इस इदारे को पेंटागन की एक कमेटी, डिफेंस इन्वेस्टिगेशन कमेटी की तरफ से इनका दावा है कि एक रिपोर्ट लीक की गई है जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी हमले से ईरानी तनसीबात को, एटमी तनसीबात को नुकसान तो पहुंचा है लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। 2, 4, 5 महीने पीछे चला गया है, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। और फिर इस खबर को BBC ने भी उठाया, दुनिया के दूसरे मीडिया इबलागी इदारों ने भी इसको उठाया और इस खबर को नशर किया और एक किस्म की सदर ट्रंप के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की। क्योंकि ट्रंप का दावा है कि हमने इस प्रोग्राम को ख़ास तौर पर जो फरोदौ की एटमी नस्बगाह है उसको मुकम्मल तौर पर मलिया मेट कर दिया है, ख़ात्मा कर दिया है। वहाँ 14 बम बरसाए गए हैं और ये बात अगर कोई करता है कि बहुत मामूली नुकसान पहुंचा है तो ये खिलाफ अकल है। एक बम ने अगर 20-25 मीटर तक तह तोड़ी तो दूसरे बम ने उसी गड्ढे में जाकर मज़ीद तह तोड़ी और यहाँ तक कि वो नीचे तक पहुंच गया। तो ये कहना कि चूँकि ईरान का 400 किलो जो यूरेनियम है, एनरिच जो यूरेनियम जो है वो बच गया है, तो उसका मतलब है कि हमला नाकाम हुआ है। ये खुद को बेवकूफ़ बनाने और दूसरों को बेवकूफ़ समझने की कोशिश है, इसलिए कि इससे पहले ये रिपोर्टें हर तरफ से आ चुकी थी और मसनूई सियारे से जो जासूसी फिल्में बनाई जाती हैं उनमें भी ये बात देखी जा सकती है कि ईरान ने अमेरिकी हमला होने से एक दिन पहले वहाँ से ट्रक भेजकर यूरेनियम और जितने सेंट्रीफ्यूज मशीनें हो सकती थी वो उनको उठाकर ले गए। और ऐसा इसलिए हुआ कि ख़ुद सदर ट्रंप ने ईरानी हुकाम को बताया था कि यहाँ से यूरेनियम निकाल लो वरना ताबकारी होगी और ताबकारी से सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान का होगा। और जो पड़ोसी मुल्क हैं, अज़रबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, मशरक़ी तुर्की है, इराक़ है, ये इलाके जो हैं ये इस ताबकारी की जद में, इन मुल्कों के कुछ इलाके इस ताबकारी की जद में आ सकते हैं, बल्कि आएंगे। जबकि सबसे ज़्यादा नुकसान तो ईरान ही का होगा। तो ईरान ने वहाँ से हटा ली है, इसलिए यूरेनियम वाली बात तो बिल्कुल ही बेसुरोपा है अगर इसको इस दलील से जोड़ा जाए कि नुकसान नहीं हुआ। अमेरिकी सदर ने फिर शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि ये बिल्कुल झूठ है और CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स जो हैं ये ट्रंप की मुखालिफ लॉबी के अखबारात हैं।
तो इन्होंने ये झूठ गढ़ा है और हमने एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। कहानी इसके पीछे है डेमोक्रेटिक पार्टी की, जो ये समझ रही है कि ट्रंप नोबल इनाम लेने में कामयाब हो जाएगा, और अगर नोबल इनाम लिया तो ट्रंप अगरचे तीसरी बार ये अमेरिका का सदर नहीं बन सकता कानूनन, लेकिन ट्रंप की लॉबी ही का कोई आदमी अगला इलेक्शन भी जीत जाएगा, ये उनको नज़र आ रहा है। वैसे ट्रंप के अपने इरादे कुछ इस तरह के हैं कि वो आइन में कुछ तरमीम करके ख़ुद भी तीसरी बार अमेरिका का सदर बन सकता है, यानी उसका इरादा है। लेकिन अगर वो ना बना तब भी वो अपनी लॉबी तगड़ी करके अपने ही जैसा आदमी, अपना ही कुछ जानशीन अमेरिका में अगले सदर के तौर पर ला सकता है। तो ये सारी कैंपेन, लेकिन इस कोशिश को उस वक्त धचका लगा जब ईरान के वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान का बयान आ गया कि हमारी एटमी तनसीबात को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। जो असल रिपोर्टें हैं वहाँ जाकर तहकीक करना, तफ्तीश करना, तस्दीक करना तो मुमकिन नहीं है। अमेरिका की फ़ौज को उतरना पड़ेगा वहाँ जाकर, या फिर आलमी तवानाई एजेंसी के लोग जो हैं वो वहाँ जाएं, तो इसकी तो इस वक्त कोई सूरत नहीं है कि वहाँ जाकर तस्दीक की जा सके। लेकिन जो किसी असेसमेंट के लिए बुनियादी मददगार टूल्स होते हैं, उनकी मदद से जो कुछ हिसाब लगाया गया है वो ये है कि अगर मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई तब भी वो इतनी बुरी तरह बर्बाद हो गई है कि कई साल पीछे चला गया है। अब ये डेमोक्रेटिक पार्टी का रौला है, उसके अरकान ने एक रिपोर्ट बनाई है, वहाँ कोई गया ही नहीं है कि उन्होंने रिपोर्ट ये कहाँ से बना ली। इस रिपोर्ट में कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि जो सैयारे से तस्वीरें खींची गई है या जो फ़ज़ा से तस्वीरें खींची गई हैं, उनसे ये पता चलता है कि नुकसान सिर्फ 2 महीने पीछे ले जाने वाला बना है, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तो ये इस रिपोर्ट की कमज़ोरी है। और 14 बंकर बस्टर बम किसी फैसिलिटी पर गिरे तो उसका क्या बचेगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अब ईरान और इसराइल दोबारा जंग नहीं करेंगे क्योंकि दोनों थक चुके हैं। इस बात में वज़न है। इसराइल की सूरत हाल ये है कि उनके पास अब तक की रिपोर्ट तो ये थी कि उसके पास मिज़ाइलों का मुकाबला करने वाले रॉकेटों की तादाद, यानी वो जो सिस्टम है, थार्ड है, एरो 3 है, आयरन डोम है, ये इनके पास जो कैपेसिटी है वो ख़त्म होती जा रही है, कम होती जा रही है, और मिज़ाइलों की हिट करने की जो रेशो है वो बढ़ गई है। तो इसराइल इस वजह से थक गया है। लेकिन अब ये पता चला है कि सिर्फ डिफेंस के रॉकेट ही कम नहीं पड़े, बल्कि बमबारी करने के लिए गोला बारूद जो है वो भी कम पड़ गया है। इस रिपोर्ट में मज़ीद कुछ नहीं बताया गया। ये अरेबिया ने नशर की है अमरीकी ज़राए के हवाले से, लेकिन इस रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि अगर इसराइल के पास गोला बारूद और रॉकेट इतने कम पड़ गए हैं तो इसका क्या मतलब है कि क्या अमेरिका ने मज़ीद खेप नहीं दी। ट्रंप का जो मूड है वो लगता है उससे कि ऐसा ही हुआ होगा, अमेरिका ने ट्रंप ने मज़ीद खेप देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ट्रंप का जो इंटरेस्ट है वो ये है कि अब ये दोनों मुल्क जंग ना करें, ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर आए, ईरान से हम मुज़ाकरात के ज़रिए मनवाएंगे। दोनों मुल्कों में जंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जंग दोबारा छिड़ गई तो मेरा जो दावा है नोबल अमन इनाम का वो कमज़ोर पड़ जाएगा। तो इसलिए ट्रंप हो सकता है, अब ये जैसा कि मैंने कहा कि अरेबिया की इस रिपोर्ट में ये बात शामिल नहीं है कि अमेरिका ने असला, गोला बारूद और खेप जो उसको बाकायदगी से बाइडेन के दौर में तो हर हफ्ते एक बड़ी खेप इसराइल को फराहम की जाती थी, तांता बंधा हुआ था, खेप कम ही नहीं होने पड़ती थी। तो अब लगता है कि ट्रंप मज़ीद खेप नहीं दे रहा, ये ख़बर नहीं है ये, लेकिन इस खबर के अंदर से जो माना अखज़ होता है वो यही है। इसी तरह ईरान का अभी बहुत नुकसान हुआ, उसका इसराइल ने आखिरी दिनों में जो हमले किए उनमें उन्होंने इसराइली बमबारों ने पासदारान इनकलाब की तमाम फैसिलिटीज़ तबाह कर दी, यानी कि ईरान की हमला करने की पोजीशन जो है वो अब पहले जितनी नहीं रही। अब खुदा ही जानता है कि ईरान के पास कितने मिज़ाइल हैं। अमेरिकी और ब्रिटिश एजेंसियों के और ख़ुद इसराइल के अंदाजे ये हैं कि ईरान के पास 2500 मिज़ाइल हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है उसके पास ज़्यादा हो, 5000 हो, और हो सकता है कि 2500 से भी कम हो, 2000, 1500, 1000 रह गए हों। बहरहाल ये तय है कि जंग लड़ने की सलाहियत दोनों में कम पड़ गई थी, कमज़ोर हो गई थी। ईरान के अलग वजूहात की बुनियाद पर, इसराइल के अलग वजूहात की बुनियाद पर। इसराइल का वहाँ हथियार कम पड़ गया,
और ईरान में ये है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फौजी स्ट्रक्चर होता है, सिस्टम होता है, वो सारे का सारा इसराइल ने बर्बाद कर दिया। और कल चीन का एक अखबार है, ग्लोबल टाइम्स, चीन का सरकारी अखबार है, उसने भी ये लिखा कि ईरान के ख़िलाफ़ हमलों में इसराइल को गैर मुतवक्को कामयाबियाँ हासिल हुई। ये गैर मुतवक्को कामयाबियों में एटमी तनसीबात शामिल नहीं है, क्योंकि वो तो अमेरिका ने तबाह की। गैर मुतवक्को कामयाबियों से मुराद है कि जिस तरह पासदाराना इनकलाब का ढांचा तबाह किया गया, और ईरान में इस वक्त एक भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन ऐसी नहीं है जो साबित बच गई हो। क्या अहवाज़, क्या तबरेज़, क्या इस्फहान, क्या तेहरान, क्या बूशहर, क्या बंदर अब्बास, क्या कुम, क्या मशहद, कोई शहर ऐसा नहीं है जहां ईरान की फ़ौजी तनसीबात हों, अड्डे हों और वो बच गए हों, नहीं बचे। सिर्फ वही मता बची है जो पहाड़ों के नीचे है, और इनमें सरे फहरिस्त हैं ईरानी मिसाइलों के लांचर। तो ये है ईरान की सूरत हाल। अच्छा, अब जिक्र करते हैं गंडापुर का। गंडापुर से ये मुतालबा किया गया है पीटीआई की तरफ से। सोशल मीडिया पर तो खैर मुतालबा चल रहा है, वहाँ तो गालियों का वो तूफ़ान है कि खुदा की पनाह, तुम्हारी माँ फलाने की फलानी थी, तुम्हारी माँ के इतने फलाने थे, तुम्हारी बहन के इतने फलाने थे, इस तरह की गालियाँ वहाँ दी जा रही हैं, क्योंकि पीटीआई का कल्चर ही इसी किस्म का है कि जहाँ एक के कई होते हैं, तो फिर वो गालियाँ भी इसी तरीके से देंगे। लेकिन जो संजीदा खबर है वो ये है कि इस्तीफ़े का मुतालबा जो है अलीमा ख़ान की लॉबी और ग्रुप की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर भी कर दिया गया है, और कहा गया कि तुमने इस्तीफ़ा ना दिया तो फिर हम दूसरा तरीका इख्तियार करेंगे, यानी कि तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। और गंडापुर ने कहा है कि लाने के शौक़ है तो पूरा कर लो। और यहाँ है वो असल खबर ये है कि पुख्तूनख्वा में पीटीआई के 100 से कुछ कम अरकान है, 92 या 91 कितने हैं मुझे याद नहीं है, लेकिन 90 से बहरहाल ज़्यादा है। और वहाँ पीटीआई को तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कराने के लिए जितने बंदे चाहिए पीटीआई को वो नहीं मिल रहे। क्या दुनिया में किसी भी हुकूमत के साथ इससे पहले ऐसा हुआ है? अपोजिशन के बंदे मिल जाते हैं ना तहरीक अदम एतमाद के लिए। अपोजिशन गंडापुर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तैयार नहीं है। अपोजिशन से मुराद है कि वहाँ JUI के कुछ लोग हैं, कुछ लोग पीपल्स पार्टी ANP के हैं, एक आधा मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून का भी है, मंजूर पश्तीन पार्टी का भी एक है, इस तरह। लेकिन बहुत छोटी अपोजिशन है, तो वो छोटी अपोजिशन तो तैयार नहीं है। तो मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ को तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए अपनी पार्टी के अंदर से बंदे चाहिए, वो उससे नहीं मिल रहे। और कोई भी रुकन गंडापुर को हटाने के लिए तैयार नहीं है। सबको पता है कि गंडापुर गया तो असेंबली भी गई, हमारी वजारतें भी गई, करप्शन के जो मेले हमने सजा रखे ये सारे उजड़ जाएंगे। और करप्शन के हवाले से पीटीआई पख्तूनख्वा कम से कम 10 धड़ों में तकसीम है। बाबर सवाती का धड़ा है, वो अपनी करप्शन कर रहा है, गंडापुर का अपनी आज़म सवाती, और तैमूर झगड़ा, असद कैसर का ग्रुप, यानी ये सारे के सारे ग्रुप एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर करप्शन कर रहे हैं। और इनके इख्तिलाफात इस बुनियाद पर हैं कि मैंने तो सिर्फ 50 करोड़ की करप्शन की है, तो इस बदबख्त ने 70 करोड़ की क्यों की है? मैंने तो सिर्फ 2 अरब का डाका मारा है, इसने 2.5 अरब का डाका क्यों मारा है? इस करप्शन की रकम के कम ज़्यादा होने पर झगड़े हो रहे हैं वहाँ पीटीआई में। और इमरान खान के साथ KP असम्बली का एक भी आदमी नहीं है। और KP असम्बली में जितने भी लोग पहुँचे हैं ये सारे किसी और का इंतखाब नहीं थे, गंडापुर का इंतखाब नहीं थे, वो सवाती का इंतखाब नहीं थे, ये सारे के सारे इमरान खान ने इंटरव्यू लेकर और उनसे पता नहीं कई करोड़ 3 करोड़ रुपया लेकर उनको टिकट दिए थे, खुद उनके इंटरव्यू किए थे। और ये इसकी मर्दमशुमारी है कि इसने ऐसे लोगों को चुना जो वक्त आने पर इमरान खान को पीठ दिखा गए, जिसका तर्जमा, पीठ दिखाने का तर्जमा पीटीआई के सोशल मीडिया यूँ कर रहा है कि इन सब लोगों ने मिलकर इमरान खान की पुश्त में खंजर घोंपा है। और उसको कल अलीमा खान भी रो रही थी कि इमरान खान माइनस हो गए। माइनस तो वो कब का हो चुका, गैर मुतल्लका भी हो चुका। अब आप देखें कि उस पर जो बात की जाती है टीवी चैनल्स पर भी और व्लॉग्स में भी, वो चस्के लेने के लिए की जाती है
किसी इशू की बुनियाद पर नहीं की जाती, जैसे पहले होता था ना कि इमरान खान क्या करेगा, वो रिहा होकर क्या करेगा, वो जेल से करेगा, जुलूस निकालेगा, धरना देगा, इमरान खान को बाहर से मदद मिल जाएगी, अंदर से दबाव आएगा, मुजाहरे होंगे, संजीदा गुफ्तगू होती थी। अब सिर्फ जहाँ भी जो भी आप चैनल खोलें तो इमरान खान की बेबसी का चस्का लेने के लिए प्रोग्राम हो रहे होते हैं। तो सुनाओ फिर इमरान खान का क्या हाल है, बंदे कब निकलेंगे, इस तरह की बातें होती हैं और बंदा कोई निकल नहीं रहा। बल्कि मैं एक लतीफ़ा सुना दूँ कि वो आलिया हमजा है ना, जिसको इमरान खान ने हुक्म दिया था कि तहरीक चलाने के लिए पंजाब में टेम्पो बनाओ, और फिर उसने ज़ोरों शोर से टेम्पो बनाना शुरू कर दिया, बात नहीं बनी। तो लतीफ़ा ये है कि किसी अखबार में उसने पूछा कि मोहतरमा वो आपको जो तफवीज़ किया गया था पंजाब में टेम्पो बनाने का काम, तो वो कहाँ तक पहुँचा, हमें तो टेम्पो नज़र नहीं आ रहा। तो मोहतरमा ने जवाब दिया कि टेम्पो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, तुम्हारी नज़र कमज़ोर है। वो सामने क्या खड़ा, सामने वो एक टेम्पो खड़ा था जिसके चारों टायर गायब थे, स्टीयरिंग व्हील भी नहीं था और रंग व रोगन भी छुट सकता था, लेकिन था वो टेम्पो ही। तो भाई ये है टेम्पो। तो इमरान खान के टेम्पो की भी यही हालत है, एक बेबसी है जिस पर इमरान खान के साथ किसी को हमदर्दी नहीं है। नाज़रीन, अब आइए ख़तरनाक तरीन रिपोर्ट की तरफ। मैं पूरे उस तरह नहीं दूंगा क्योंकि फिर ये यूट्यूब वाले जो है वो स्ट्राइक मार देते हैं और मेरा एक चैनल उन्होंने बंद किया, ऐसा कि आज तक नहीं खोला उन्होंने। मैं नाम भी पूरा नहीं लूँगा। एक अमेरिका की सबसे बड़ी अहम यूनिवर्सिटी जिससे ट्रंप नाराज़ है, ट्रंप जिससे नाराज़ है, उसने ये रिपोर्ट जारी की है और कहा है, उसमें ना बेशुमार वाक़यात के हवाले दी गए। बुनियादी तौर पर इस रिपोर्ट का उन्वान है कि मुसलमानों, अरबों और फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ तअस्सुब रोकने के लिए सदर का मंसूबा प्लान, सदर से मुराद ट्रंप है। तो आगे फिर सुने सारे वो रिसर्च वर्क, किस तरह हमने रिसर्च किया, किस तरह लोगों से मिले, पूरी कहानी 222 सवाल की ये रिपोर्ट है और इसमें बेशुमार वाक़यात कोट किए गए हैं। और ख़ुलासा इसका ये है कि 4.25 लाख गज़ा के बशिंदे गायब हैं, लापता है, उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा, वो कहाँ गए, किधर गए। अच्छा, गज़ा एक छोटा सा महदूद और महसूर इलाका है जहाँ से कोई एक इंसान, तो क्या कोई इंसान का बच्चा 5 साल का भी लापता नहीं हो सकता, इन मानों में कि वो सरहद पार करके किसी दूसरी की तरफ चला जाए। 3 तरफ इसराइल है, 2 तरफ इसराइल का रकबा है जहाँ तारे लगाई हुई हैं, कोई गज़ा का आदमी बाहर नहीं निकल सकता। तीसरी तरफ समंदर है जिस पर इसराइली नेवी खड़ी है, एक मील के फासले पर जहाज़ खड़े हैं जो समंदर में उछलने वाली मछलियों पर भी नज़र रखते हैं। बीचेस पर इसराइल के लोग खड़े हैं और चौथी तरफ मिस्र है जिसने कई लाख फौज लगा रखी है इस मकसद के लिए कि गज़ा से अगर कोई फ़लस्तीनी, गज़ा का बशिंदा भागना चाहे और मिस्र आना चाहे तो उसे गोली मारकर हिलाक कर दिया जाए। और दूसरी ये है कि इस सरहद से गज़ा वालों की कोई इमदाद ना जा सके। तो गज़ा के लोग कहाँ जा सकते हैं, वो कहीं नहीं जा सकते। और गज़ा की छोटी सी पट्टी 20 मील लंबी और चंद मील चौड़ी पट्टी जहाँ खंडरात के ढेर लगे, 80% मकानात, 80% से ज़्यादा मकानात इसराइल ने गिरा दिए हैं। और गिराए इस तरह हैं कि उनकी दीवारें भी नहीं सलामत रही हैं। ये नहीं कि छत गिर गई, दीवारें खड़ी हैं, सिर्फ ईंटों के ढेर और कुछ नहीं है। तो हमास की जो सुरंगें थी वो भी इसराइल ने तबाह कर दी, और वो सुरंगें अगर हों भी तो उनमें 3, 4, 5, 6 हज़ार से ज़्यादा आदमी नहीं समा सकते अगर वो सुरंगें अपनी असल सूरत हाल में शक्ल में मौजूद होती, वो नहीं है। फिर ये बशिंदे कहाँ गए? अच्छा, ये बशिंदे कहाँ गए? सीधी सी बात है, सामने की बात है कि जो मलबा ऊपर होता है वहाँ लोग दफन होते हैं, तो लोग, गज़ा के लोग वहाँ हाथों से मलबा हटाते हैं, कोई डंडा ले आता है, कोई सरिया ले आता है। उनके पास कोई मशीनरी भी नहीं रह गई। पहले शुरू में इनके पास बुलडोज़र थे, फ़लस्तीनी अथॉरिटी के पास, वो बुलडोज़र भी ख़त्म कर दिया। अब फ़लस्तीनियों के पास कुछ भी नहीं है मलबा हटाने के लिए। बहरहाल वो हाथों से या डंडों से या लोहे के सरिये से अगर कोई मलबा हटा लेते हैं तो कोई ज़िंदा हालत में निकल आता है, कोई ज़ख्मी हालत में निकल आता है, किसी की लाश निकल आती है। लेकिन वो जो बड़े बड़े बम बरसे हैं
जिनसे कोई इमारत गिरती है तो वो ज़मीन में धंस जाती है। वहाँ तक भारी मशीनरी के अलावा कोई ज़रिया नहीं है खुदाई करके लाशें निकालने का। तो इसका मतलब इसके सिवा कुछ और नहीं है कि ये 4.25 लाख बाशिंदे गहराइयों में दफन हैं और इसीलिए लापता है। तो नाज़रीन, जो सरकारी गिनती है वो शुहदा की अब तक की वो है 68,000, यानी कि 70,000 के करीब, 70,000 2,000 कम कह लें। तो इस 70,000 को इस 4.25 लाख में आप जमा कर दें तो जवाब आता है 4.25 लाख, इससे भी ज़्यादा 4.25 लाख आबादी 2 वर्षों में माइनस कर दी गई है और 6 लाख अफराद ज़ख्मी हैं। 6 लाख, और 6 लाख अफराद ये किस तरह के ज़ख्मी हैं? इस तरह के नहीं कि किसी का बाजू फ्रैक्चर है तो किसी की टांग फ्रैक्चर है तो किसी की पसलियाँ फ्रैक्चर है, किसी की पिंडली से गोश्त उड़ गया है तो किसी के बाजू से गोश्त उड़ गया। नहीं, ऐसे ज़ख्मी गज़ा में नहीं है। वहाँ ज़ख्मी उसे कहते हैं जिसकी एक टांग उड़ गई, जिसका एक बाजू उड़ गया, जिसकी दोनों टांगें उड़ गई, जिसके दोनों बाजू उड़ गए। वहाँ ऐसे हैं। और ऐसे बच्चे आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे जिनकी दोनों टांगें नहीं है और दोनों बाजू नहीं है, चारों हाथ पाँव कट गए हैं, वो ज़िंदा लाश है। वो बड़े होकर भी ज़िंदा लाश रहेंगे और मुझे नहीं ख्याल कि वो बड़े होकर ज़िंदा लाश बनेंगे। वो इससे पहले ही मर जाएंगे, जैसा कि परसों एक वाक़या हुआ। और ऐसे वाक़े रोज़ाना 100 के करीब होते हैं। लेकिन वो जो तस्वीरें आती हैं, वो कोई तस्वीर क्लिक ज़्यादा कर जाती है। तो वो तस्वीर ये थी कि एक बच्ची जिसके माँ बाप एक बमबारी में मरे, दूसरी बमबारी में उसके भाई बहन भी मर गए, वो अकेली रह गई। उस अकेली की परवरिश किसी अस्पताल में की जा रही थी, तो अस्पताल पर बमबारी हुई और उसके दोनों टांगें कट गई, दोनों टांगें कट गई। ये तीसरी बमबारी थी। और उसके बाद वो 6 महीने उसी अस्पताल में पनाह गज़ीर रही और 3 दिन पहले फिर बमबारी हुई और वो बच्ची मर गई। यानी उसने क्या ज़िंदगी पाई? बच्ची की उम्र थी 7-8 साल। उसने पहले माँ बाप को खोया बमबारी में, फिर भाइयों को खोया, फिर अपनी टांगें खोई और चौथी बमबारी में खुद भी मर गई। और कितने ज़ख्मी बच्चे होंगे जिनको फिर इसराइल की अगली बमबारी में इस तरह की ज़िंदगी से निजात मिल गई होगी। और इसराइल की इस रिपोर्ट में फिर ये भी बताया गया है कि ये जो कहा जाता है कि फ़लाँ जगह पर महाजिरीन खड़े थे तो बमबारी हो गई, दरअसल ये बमबारी एक एट रैंडम बमबारी की गई थी, उसकी जद में जो लोग आ गए। तो इस रिपोर्ट में वाक़यात की रूह से ये साबित किया गया है कि ऐसी कोई बमबारी हुई ही नहीं। हर उस इमारत को पहले से निशान जद कर लिया जाता है जहाँ बमबारी करनी होती है। और यहाँ तक के लोगों ने खैमे बनाए, खैमों के लिए कपड़े नहीं थे, उन्होंने प्लास्टिक जो मिल जाता वहाँ समुद्री साल पर भी फैला होता है, प्लास्टिक से वो जो सेलोफीन टाइप चीज़ें होती हैं वो उससे खैमे बनाए। तो इसराइल ने उन खैमों पर जहाज़ों से मवाद छिड़का और ताकि जब आग लगे तो चारों तरफ से खैमा आग में घिर जाए। अगर उस खैमे पर बम गिराया जाए जिसके नीचे 20 आदमी मौजूद हैं तो बम गिरने से क्या होगा? 4-5-6 मर जाएंगे, 4-5-6 ज़ख्मी हो जाएंगे और 4-5 बच भी सकते हैं। लेकिन जब खैमे पर तेज़ी से भड़कने वाली आग का मसाला छिड़का जाएगा तो 1 सेकंड के अंदर अंदर खैमा चारों तरफ से आग में घिर जाएगा। नतीजा ये है कि जलते हुए खैमे से कोई आदमी बाहर नहीं आ सकेगा, सारे अंदर ही मर जाएंगे। आपने ऐसी तस्वीरें भी देखी होंगी। इसी हफ्ते 2 तस्वीरें आई हैं। एक तस्वीर में एक आदमी ज़िंदा जल रहा है और मदद के लिए हाथ बुलंद कर रहा है, लेकिन आग इतनी ज़्यादा है चारों तरफ कोई उसे बचा नहीं सकता। वो हाथ उसका अकड़े का अकड़ा रह जाता है और वो जल कर कोयला बन जाता है। एक 6-7 साल 5-6 साल की बच्ची चारों तरफ से आग में घिरी हुई है, वो भाग रही है मशरक़ से मगरब तक, यानी वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है, दूसरे सिरे से फिर पहले सिरे की तरफ भागती है, एक इस्तरारी कोशिश में कि शायद वो यहाँ से रास्ता निकला है भागने का, यहाँ से निकला है, नहीं भाग सकी और वो आग ने उसे लपेट में ले लिया और वो इसी 3-4-5 मरतबा
की दौड़ से लगाई और उसके बाद वो भस्म हो गई। तो इसराइल इस तरह के वाक़यात कर रहा है। नाज़रीन, गज़ा की आबादी 20 लाख है, 4.5 लाख 4.25 लाख ख़त्म हो गए, नेस्तो नबूद हो गए, 6 लाख ज़ख्मी हैं, 10 लाख की आबादी बाकी रह गई। तो 2 साल में ये हुआ है, तो अगले 2 साल में ये ख़त्म हो जाएगा। और इस सानहे के ज़िम्मेदार सबसे ज़्यादा तुर्की, ईरान, सऊदी अरब और अमारात हैं, जिन्होंने अपने अपने मकासद के लिए इसराइल की बराह रास्त या बिलवास्ता मदद की। इसकी तफसील बताना ख़तरे से खाली नहीं है, लेकिन आप भी जानते हैं कि तुर्की के अर्दगान का क्या किरदार है, जिसको नेतन्याहू का लंगोटिया कहा जाता है। ईरान ने किस तरह ट्रैप किया हमास को और उनको इसराइलियों के आगे डाल दिया और धोखा दिया। यानी जब इस्माइल हनिया वहाँ पहुँचा कि आपने वादा किया था कि हम ये शुरू करेंगे तो आप बीच मैदान में आएंगे, तो ईरान ने कहा कि हमने कब कहा था। हालांकि उनके बयान मीडिया में छपे थे, और फिर जब उसने ज़्यादा इसरार किया तो मरवा दिया उसको। और फिर अरब मुल्कों ने जिस तरह इसराइल की माली मदद की है वो नाकाबिले यकीन है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।